प्रकाश का व्यतिकरण। पिछली कक्षा में हमने प्रकाश के व्यतिकरण के बारे में देखा था। प्रकाश का व्यतिकरण उस घटना को कहते हैं जिसमें दो समान आवृत्ति और दो लगभग समान आयाम की तरंगें एक ही दिशा में गमन करती हैं, तो उन दोनों तरंगों का अध्यारोपण हो जाता है, जिसके कारण उसकी तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। तो इस घटना को हम प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। प्रकाश का व्यतिकरण दो प्रकार का होता है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और दूसरा होता है विनाशी व्यतिकरण। संपोषी व्यतिकरण में दोनों जो तरंगें जो होती है, जो अध्यारोपित होती हैं, वे समान कला में होती हैं, और विनाशी व्यतिकरण में जिन दो तरंगों का अध्यारोपण होता है वे विपरीत कला में होती हैं। आज हम इसकी गणितीय व्याख्या करते हैं प्रकाश के व्यतिकरण की। गणितीय व्याख्या के लिए हम दो तरंगें लेते हैं, जिनके लिए विस्थापन समीकरण पहले तरंग के लिए y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी, ये पहले तरंग का विस्थापन समीकरण है। दूसरे तरंग का विस्थापन समीकरण y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई, ये होता है, ये दूसरे तरंग का विस्थापन समीकरण है। समीकरण नंबर 2 में फाई, ये दोनों तरंगों के बीच कलांतर होता है, और यहाँ पर ओमेगा कोणीय वेग है, और इसका मान, जैसे यदि तरंग की आवृत्ति न्यू है तरंग की आवृत्ति न्यू है, तो न्यू बराबर होता है ओमेगा बटे 2 पाई, जहां ओमेगा कोणीय वेग। अब यहां पर हमको पता है प्रकाश का व्यतिकरण अध्यारोपण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो दोनों तरंगें जिनके विस्थापन समीकरण y बराबर a1 साइन ओमेगा टी और y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, ये जब दोनों तरंगें एक ही दिशा में गमन करेंगे तो इनका अध्यारोपण हो जाएगा, और यहाँ पर इनका जो परिणामी जो विस्थापन जो होगा वो इस समीकरण से दिया जाता है y बराबर y1 प्लस y2। जब हम इसमें मान रखते हैं तो हमको मिलेगा y बराबर y1 का मान रखेंगे a1 साइन ओमेगा टी प्लस y2 का मान रखेंगे a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई। हमको पता है गणित में त्रिकोणमिति में फार्मूला होता है साइन a प्लस b। उस सूत्र की सहायता से हम यहाँ साइन ओमेगा टी प्लस फाई का प्रसार करेंगे, तो हमको यहाँ पर मिलेगा y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2, इसको अपन ब्रैकेट में रख देते हैं, ये मिलेगा हमको साइन ओमेगा टी cos फाई प्लस cos ओमेगा टी साइन फाई। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं। अब इसको हम आगे लिख सकते हैं y बराबर a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई cos फाई प्लस a2 cos ओमेगा
टी साइन फाई। अब यहाँ पर देखते हैं, पहला पद में साइन ओमेगा टी है और दूसरे पद में भी साइन ओमेगा टी है। इन दोनों को कॉमन निकालते हैं और इसको अपन लिख सकते हैं y बराबर a1 प्लस a2 कॉस फाई साइन ओमेगा टी। यहाँ पर हम साइन ओमेगा टी को कॉमन निकाले हैं और इसको ऐसे लिख देते हैं a2 साइन फाई कॉस ओमेगा टी। अब यहाँ पर a1 प्लस a2 कॉस फाई और a2 साइन फाई को एक अलग अलग राशि मान लेते हैं। जैसे यहाँ पर इसको लिख सकते हैं आगे y बराबर r cos थीटा, इसको हम r cos थीटा के बराबर मानते हैं, तो r cos थीटा इंटू साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन थीटा को हम r साइन थीटा के बराबर मान लेते हैं, तो r साइन थीटा इंटू cos ओमेगा टी। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ r cos थीटा बराबर है a1 प्लस a2 cos फाई, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर तीसरा। और r साइन थीटा बराबर मान है a2 साइन फाई, इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर देखिए, सॉरी, यहाँ पर इसको दे दो इक्वेशन नंबर 3, इसको दो इक्वेशन नंबर 4 और इसको दो इक्वेशन नंबर 5। तो अब यहाँ पर देखिए, इक्वेशन 3 से समीकरण 3 से ये हो जाएगा y बराबर, r को कॉमन निकाल लेते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। समीकरण 3 को हम लिख सकते हैं y इक्वल टू, r को कॉमन निकाल लिए, साइन ओमेगा टी कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी साइन थीटा। और इसी को हम आगे लिख सकते हैं y बराबर r। यह एक फिर फार्मूला है साइन a प्लस b का। हमको पता है साइन a प्लस बी इक्वल टू होता है साइन a कॉस b कॉस a साइन b। तो उसके आधार पर ये हो जाएगा r साइन a के स्थान पर है यहाँ पर ओमेगा टी और b के स्थान पर है थीटा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 6। तो इक्वेशन नंबर 6 परिणामी जो तरंग है उसके विस्थापन को दर्शाता है, जिसमें परिणामी तरंग का जो विस्थापन है वो y है और r परिणामी तरंग का आयाम है। अब यहाँ पर देखिए y बराबर r साइन ओमेगा टी प्लस थीटा, यहाँ पर अपन लिख सकते हैं y परिणामी आयाम परिणामी विस्थापन है और r परिणामी आयाम। अब इसके बाद हम यहाँ पर जो परिणामी तरंग है उसके आयाम की गणना करेंगे। परिणामी तरंग का आयाम, इसके लिए हम समीकरण 4 और 5 को वर्ग करके जोड़ते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं अपन
समीकरण 4 व 5 का वर्ग करके जोड़ने पर, तो समीकरण 4 है हमारा r cos थीटा प्लस a1 प्लस a2 cos फाई, और समीकरण 5 है r sin थीटा बराबर a2 sin फाई। इन दोनों को वर्ग करके जोड़ते हैं तो ये हमको मिलता है r स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस r स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बराबर मिल जाएगा इधर a1 प्लस a2 cos फाई का वर्ग प्लस a2 sin फाई पूरे का वर्ग। अब इसी को हम आगे लिख सकते हैं, इन दोनों पदों में देखिए r का वर्ग उभयनिष्ठ है तो इसको उभयनिष्ठ निकाल लेते हैं, तो r का वर्ग cos वर्ग थीटा sin वर्ग थीटा, इसका भी प्रसार कर देते हैं तो ये हो जाएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर cos स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 cos फाई प्लस ये हो जाएगा a2 का स्क्वायर sin स्क्वायर फाई। इसी को हम आगे लिख सकते हैं, त्रिकोणमिति में यह एक सर्वसम्मिका है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, इसका मान 1 के बराबर होता है। इधर भी राइट हैंड साइड में देखिए, राइट हैंड साइड में भी a का वर्ग cos स्क्वायर फाई और a2 का वर्ग sin स्क्वायर फाई में a a2 का स्क्वायर ये उभयनिष्ठ है, यहाँ पर भी जब उभयनिष्ठ निकालेंगे तो cos स्क्वायर फाई और प्लस sin स्क्वायर फाई, इसका मान भी 1 के बराबर होगा। तो हम इसको लिख सकते हैं आगे r का वर्ग बराबर यहाँ पर मिल जाएगा a1 का वर्ग प्लस इस पद और इस पद में a2 के वर्ग को कॉमन निकालेंगे तो मिलेगा हमको a2 का वर्ग कॉमन इंटू cos स्क्वायर फाई प्लस sin स्क्वायर फाई, इन दोनों का टोटल 1 के बराबर होता है। तो हमको यहाँ पर मिल जाएगा a2 का स्क्वायर प्लस यहाँ मिल जाएगा 2a1 a2 cos फाई, 2a1 a2 cos फाई, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं r बराबर, इधर वर्ग है तो इधर रूट लग जाएगा वर्गमूल, तो r बराबर मिल जाएगा a1 का वर्ग प्लस a2 का वर्ग प्लस 2a1 a2 cos फाई। इसे हम दे देते हैं समीकरण नंबर 7। समीकरण नंबर 7 परिणामी आयाम को व्यक्त करता है, जिसके बराबर होता है r बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2। यहाँ पर a1 पहले तरंग का आयाम है, a2 दूसरे तरंग का आयाम है और फाई इन दोनों तरंगों के बीच कलांतर को प्रदर्शित करता है। तो ये हो गया परिणामी तरंग का आयाम। इसके बाद हम ज्ञात करते हैं परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता हमको पता है प्रकाश की तीव्रता आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, I अनुक्रमानुपाती R का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिल जाता है I अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को एक कांस्टेंट से हटाते हैं तो इक्वल आता है, तो I इक्वल टू के आर स्क्वायर। अब हम यहाँ पर आर स्क्वायर का मान रखते हैं, है इक्वल टू के
आर स्क्वायर का हम ले सकते हैं, आर स्क्वायर इक्वल टू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। तो आई इक्वल टू हो जाएगा K इंटू A1 का स्क्वायर प्लस A2 का स्क्वायर प्लस 2A1 A2 cos फाई। या इसी को आगे अपन ब्रैकेट ओपन करते हैं तो ये हमको मिल जाता है आई इक्वल टू K इंटू A1 का स्क्वायर प्लस K इंटू A2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू K इंटू A1 A2 cos फाई। हम इसी को आगे लिख सकते हैं I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू K A1 A2 cos फाई। इसको दे देते हैं इक्वेशन नंबर 8 और ये समीकरण नंबर 8 यहाँ पर I1 बराबर K A1 का स्क्वायर है, I2 बराबर है K A2 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर जो 8 है ये जो परिणामी तरंग है उसकी तीव्रता को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पर I इक्वल टू होता है 1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू K A1 A2 cos फाई, जहाँ I1 पहले तरंग की तीव्रता है और I2 दूसरे तरंग की तीव्रता है। इसके बाद यहाँ पर कुछ विभिन्न स्थितियाँ हैं व्यतिकरण में। एक स्थिति तो संपोषी व्यतिकरण के लिए है और दूसरी स्थिति विनाशी व्यतिकरण के लिए है। संपोषी व्यतिकरण की स्थिति में जैसे मैं आप लोगों को पहले बताया था, संपोषी व्यतिकरण में दोनों तरंगें समान कला में होती हैं और विनाशी व्यतिकरण में दोनों तरंगें विपरीत कला में होती हैं। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए स्थिति पहला। स्थिति पहला है जब दोनों तरंगें समान कला में हों। जब दोनों तरंगें समान कला में होती हैं तो उस स्थिति में जो कलांतर जो होता है, इस स्थिति में कलांतर जो हम माने थे फाई के बराबर था, कलांतर फाई ये 2n पाई के बराबर होता है, जहां n बराबर 0, 1, 2, 3 आगे तक की संख्याएं हो सकती हैं। यदि हम n बराबर 0 रखें तो हमको फाई का मान 0 मिलेगा, 1 रखेंगे तो 2 फाई मिलेगा। तो इस प्रकार से फाई बराबर हमको मिलेगा 0, 2 पाई, 4 पाई, इसी प्रकार से आगे हमको प्राप्त होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं ये सभी फाई के मान पाई के समगुणज होते हैं। यहाँ पर हम लिख सकते हैं पाई के समगुणक। अब यदि हम यहाँ पर फाई का मान 2n फाई है, इसको यदि हम कॉस के लिए निकालें तो ये हमको प्राप्त होता है कॉस फाई। फाई का मान यदि अपन रखें 2n फाई
तो हम यहाँ पर क्रमशः मान रखेंगे। तो पहले पाई का मान 0 रखेंगे, फाई का मान 2 पाई रखेंगे और फाई का मान 4 पाई रखेंगे। तो इन सभी मानों के लिए हमको खास cos फाई का मान +1 के बराबर प्राप्त होता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि cos फाई इक्वल टू +1। अब यहाँ पर पहली स्थिति के लिए हम परिणामी आयाम ज्ञात करते हैं। तो परिणामी आयाम ज्ञात करने के लिए हम देखते हैं, क्योंकि हमारे पास है फार्मूला r इक्वल टू a² प्लस a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई, उसमें हम cos फाई का मान रखते हैं। ये है हमारा समीकरण नंबर 7। यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 7 से। समीकरण नंबर 7 से है हमारे पास r बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाई का मान हम रख देते हैं +1। तो यहाँ से हमको प्राप्त हो जाता है r बराबर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2, और यह फार्मूला है r बराबर a1 प्लस a2 के होल स्क्वायर का। यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, ये है r का वर्ग बराबर। तो यहाँ पर हमको मिल जाएगा परिणामी आयाम जब दोनों तरंगे समान कला में हो, तो परिणामी आयाम मिल जाएगा यहाँ पर r बराबर a1 प्लस a2। अब इसी प्रकार से हम स्थिति पहले में जब दोनों तरंगे समान कला में होती हैं, तो उस स्थिति में परिणामी तीव्रता भी ज्ञात कर सकते हैं। अब देखते हैं परिणामी तीव्रता। परिणामी तीव्रता के लिए हम लेते हैं समीकरण नंबर 8। समीकरण 8 से, समीकरण 8 था हमारा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2k A1 A2 cos फाई। अब यहाँ पर हम cos फाई का मान रखते हैं, तो ये हमको मिलेगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2k A1 A2, इसका मान हम रख देते हैं +1। अब यहाँ पर देखिए 2k A1 इंटू A2, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू रूट I1 इंटू I2। अब यहाँ पर देखिए I का मान बड़ा है I1 प्लस I2 से। कितना बड़ा है? तो इसमें इतना जुड़ जाता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं यहाँ I इज ग्रेटर देन I1 प्लस I2। इसका मतलब ये हुआ जब दोनों तरंगे समान कला में होती है, तो उस स्थिति में परिणामी तीव्रता उसका मान बढ़ जाता है। कितना बढ़ता है? तो +2 इंटू रूट I1 प्लस I2। अब इसके बाद अपन देखते हैं, यहाँ पर ज्ञात करते हैं कलांतर और पथांतर के बीच क्या संबंध होता है। यहाँ कलांतर बराबर होता है 2 पाई बटे लेमडा इंटू
पथांतर। कलांतर और पथांतर के बीच जो संबंध है वो है कलांतर बराबर 2 पाई बटे लेमडा इंटू पथांतर। कलांतर को हम फाई से डिनोट करते हैं, तो फाई बराबर हो जाएगा 2 पाई बटे लेमडा इंटू पथांतर को हम डेल से डिनोट करते हैं, ऐसा जो लिखते हैं इसको हम कहते हैं डेल। तो फाई इक्वल टू होता है 2 पाई बटे लेमडा इंटू डेल। अब हम यहाँ पर डेल का मान जब निकालेंगे, डेल मतलब है पथांतर, तो पथांतर डेल इक्वल टू हो जाएगा, ये होता है लेमडा बटे 2 पाई इंटू फाई। तो डेल बराबर मिल जाएगा हमको लेमडा बटे 2 पाई इंटू फाई। इसी को हम संपोषी व्यतिकरण के लिए ज्ञात करते हैं, या जब दोनों तरंग के समान कला में है उसके लिए ज्ञात करते हैं। तो इस स्थिति में हमको यहाँ पर मिलता है ये मिलेगा हमको डेल बराबर लेमडा बटे 2 पाई इंटू फाई का मान मिलता है 2n पाई के बराबर, या इसी को हम आगे लिख सकते हैं डेल बराबर पाई से पाई को कटा देते हैं तो ये हमको मिलेगा 2 भी कटता है, लेकिन यहाँ पर इसको ऐसा लिखना है पाई से पाई कटा दिए तो ये मिलेगा 2n इंटू लेमडा बटे 2। ये संपोषी व्यतिकरण के लिए ये शर्त कहलाती है, इसे हम संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त कहते हैं। संपोषी व्यतिकरण के लिए जो पथांतर का जो मान होता है वह लेमडा बटे 2 का समगुणज होता है। संपोषी व्यतिकरण के लिए लेमडा बटे 2 का मान, मतलब पथांतर का मान लेमडा बटे 2 का समगुणज होता है। ये संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त है। हम यहाँ पर लिख सकते हैं संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त, तो ये कहलाता है संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त। अब यहाँ पर देखते हैं यदि दोनों तरंगों का आयाम समान हो, यदि दोनों तरंगों का आयाम समान हो तो उस स्थिति में a1 बराबर a2 हो जाएगा, और इसके बराबर हम लोग मान लेते हैं माना a है। तो इस स्थिति में जब दोनों तरंगें समान कला में कंपन करती हैं और उस स्थिति में यदि दोनों तरंगों का आयाम समान हो, तब यहाँ पर जो परिणामी आयाम r का मान हमको मिलता है a प्लस a, क्योंकि r बराबर हमको मिला था a1 प्लस a2, a1 बराबर भी a रखते हैं और a2 बराबर भी a रखते हैं, तो r बराबर हमको मिलेगा 2a। तो उस स्थिति में r बराबर मिलेगा हमको 2 इंटू a। ये मैक्सिमम होता है, r मैक्सिमम, तथा परिणामी जो तीव्रता होगी I मैक्सिमम मिलेगा और I मैक्सिमम बराबर मिलेगा। इस स्थिति में I1 बराबर भी I होगा, I2 बराबर भी I होगा, प्लस 2 इंटू I, ये हमको प्राप्त होता है 4I के बराबर। मतलब जब दोनों तरंगों का आयाम समान हो तो उस स्थिति में जो परिणामी जो तीव्रता जो होती है उसका मान मैक्सिमम होता है, और उस कंडीशन में I मैक्सिमम का मान मिलेगा I प्लस 2I 4I के बराबर। इसके हैं दूसरी स्थिति जब दोनों तरंगे विपरीत कला में कंपन करती हैं। स्थिति दूसरा, स्थिति दूसरा, जब दोनों तरंगें विपरीत कला में कंपन करें।
या विपरीत कला में हों। हमको पता है जब दोनों तरंगें विपरीत कला में होती हैं तो ये जो स्थिति है ये विनाशी व्यतिकरण के लिए होती है। तो जब दोनों तरंगें विपरीत कला में होंगी तो उस स्थिति में यहाँ पर कलांतर, यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस स्थिति में कलांतर ये फाई बराबर होगा 2n-1 इंटू पाई के बराबर। तो ये फाई बराबर होता है 2n-1 इंटू पाई के बराबर। यहाँ n बराबर 1, 2, 3 हो सकता है। तो हमको यहाँ पर फाई का मान मिलेगा, पाई 1 रखेंगे तो मिलेगा पाई, 2 रखेंगे तो मिलेगा 3 पाई, 4 रखेंगे तो मिलेगा 5 पाई। इस प्रकार हम ये देखते हैं ये सभी पाई के विषम गुणज। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं पाई के विषम गुणक। अब इसके आधार पर हमको cos फाई बराबर जब मान रखेंगे cos 2n-1 फाई का मान, तो ये हमको मिलता है -1 के बराबर। तो cos फाई बराबर ये मिलेगा cos 2n-1 फाई इक्वल टू -1। अब इस मान को इस स्थिति में जब दोनों तरंगें विपरीत कला में हों, इस स्थिति में परिणामी आयाम निकालते हैं। तो यहाँ पर हमको मिलेगा परिणामी आयाम। परिणामी आयाम ये हमको मिला था इस सूत्र से, r का वर्ग बराबर a1 का वर्ग प्लस a2 का वर्ग प्लस 2a1 a2 cos फाई से। इस सूत्र से हमको मिल जाएगा r का वर्ग बराबर a1 का वर्ग प्लस a2 का वर्ग, यहाँ पर -1 रखेंगे तो ये मिल जाएगा -2a1 a2। क्योंकि हम यहाँ पर cos फाई का मान यहाँ से -1 रखेंगे तो ये हमको मिल जाएगा r का वर्ग बराबर a1 का वर्ग प्लस a2 का वर्ग -2a1 a2। और हमको यहाँ से मिल जाता है r बराबर, एक फार्मूला है a1 - a2 के होल स्क्वायर का। तो इधर होगा r का वर्ग बराबर a1 - a2 का होल स्क्वायर। तो उस स्थिति में r बराबर मिलेगा a1 - a2। अब इसके बाद हम देखते हैं परिणामी तीव्रता। स्थिति दूसरे के लिए परिणामी तीव्रता, जब दोनों तरंगें विपरीत कला में कंपन करती हैं तो उस स्थिति में परिणामी तीव्रता इस सूत्र से हमको मिलेगा I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 इंटू K इंटू A1 A2 cos फाई से। हम यहाँ पर cos फाई का मान -1 रखेंगे तो ये हमको मिलेगा I बराबर I1 प्लस I2 -2 रूट I1 इंटू I2 के बराबर। जब हम cos फाई का मान -1 रखेंगे तो उस स्थिति में हमको मिलेगा I बराबर I1 प्लस I2, यहाँ पर एक माइनस हो जाएगा 2 इंटू रूट I1 I2। अब यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ निश्चित रूप से I का मान छोटा है I1 प्लस I2 से। कैसे छोटा है? यहाँ पर देखो I1 प्लस I2 में कितना घटा है 2 इंटू रूट I1 I2। इसका मतलब ये हुआ कि I1 प्लस I2 से छोटा होगा, ये घटा हुआ है इसलिए ये I छोटा होगा I1 प्लस I2 से। और हमको पता है जब दोनों तरंगे विपरीत कला में कंपन करती हैं तो इस स्थिति में जो तीव्रता जो होती है प्रकाश की तीव्रता वो कम होती है। यहाँ से भी स्पष्ट है जो परिणामी तीव्रता I है वो दोनों तरंगों के तीव्रताओं के योगफल से कम है। इसके बाद अपन देखते हैं
अब यदि दोनों तरंगों का आयाम बराबर हो, अब यदि दोनों तरंगों का आयाम बराबर हो, इसका मतलब होगा A1 बराबर A2, ये दोनों बराबर हो और इसको बराबर हम मान लेते हैं A के। तो इस स्थिति में हम देखते हैं, इस स्थिति में हम देखते हैं कि यहाँ पर हमको मिलेगा R का मान मिनिमम, क्योंकि R बराबर है यहाँ पर A1 माइनस A2। जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो R का मान मिनिमम मिलेगा 0 के बराबर, और I का मान भी मिनिमम मिलेगा। यहाँ पर देखिए I का मान मिनिमम, ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे तो उस स्थिति में I का मान भी हमको प्राप्त होता है 0 के बराबर। ये विनाशी व्यतिकरण के लिए होता है। विनाशी व्यतिकरण में जब दोनों तरंगें समान आयाम की होती हैं तो इस स्थिति में जो परिणामी जो तीव्रता होती है वो शून्य हो जाता है। यहाँ पर संपोषी विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त ज्ञात करते हैं। अब इसके बाद विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त, जैसे हम संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त ज्ञात किए थे। संपोषी व्यतिकरण के लिए शर्त हमको मिला था पथांतर का जो मान है वह λ/2 का समगुणज होता है। वैसे ही हम यहाँ पर विनाशी व्यतिकरण के लिए भी शर्त ज्ञात करेंगे। तो हमको पता है कलांतर फाई बराबर होता है 2π/λ इंटू पथांतर, और यहाँ से हमको मिलेगा पथांतर बराबर 2π/λ इंटू फाई। जब दोनों तरंगें विपरीत कला में होती हैं तो उस स्थिति में फाई का मान होता है, यहाँ पर मान रखेंगे डेल बराबर 2π/λ, इसका मान होता है 2n-1 इंटू पाई। यहाँ पे मिस्टेक हुआ है, देखिए इसको सुधारिए। डेल बराबर हो जाएगा यहाँ पर, जब ये पक्षांतर होगा तो उस स्थिति में हो जाएगा λ/2π इंटू फाई, आगे λ/2π। तो यहाँ पर हमको मिलेगा डेल बराबर पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा 2n-1 इंटू λ/2। तो इस स्थिति को हम कह सकते हैं पथांतर का जो मान है जब दोनों तरंगें विपरीत कला में होती हैं तो उस स्थिति में जो पथांतर होता है वह λ/2 का विषम गुणज होता है। यहाँ पर हम n का मान 1, 2, 3 ऐसा रखेंगे तो ये हमको क्रमशः डेल का जो मान होगा वह λ/2 का विषम गुणज प्राप्त होगा। तो इसे हम लिख सकते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त। तो ये है विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त। इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स भी हैं, जिसमें से एक न्यूमेरिकल है उसको हम देखते हैं।
पहले प्रश्न लिख लीजिए। व्यतिकरण हेतु दो एकवर्णीय कला संबद्ध स्रोतों से कला संबंध स्रोतों से दो तरंगें जिनका आयाम क्रमशः a और 2a है तथा जिनके मध्य कलांतर पाई/3 है। तो एक ही दिशा में ये गमन करते हैं, तो हमको यहाँ पर परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करना है। तो परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात कीजिए। ये हमारा प्रश्न है, आंकिक प्रश्न है। व्यतिकरण हेतु दो एकवर्णीय कला संबंध स्रोतों से दो तरंगे जिनका आयाम a और 2a है तथा जिनके मध्य कलांतर पाई/3 है, तो परिणामी तरंग का आयाम ज्ञात करना है। इसका हल देखिए, हमारे पास सूत्र है r = √a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos phi। यहाँ पर हमको दिया है a1 बराबर दिया है a, a2 बराबर दिया है 2a और phi बराबर दिया है पाई/3। ये रेडियन में मान होता है पाई/3 और पाई का मान डिग्री में होता है 180 अंश। तो जब यदि अपन इसको डिग्री में लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 180/3 मतलब 60 अंश। तो यहाँ से हमको मिल जाता है मान रखने पर इधर देखिए मान रखने पर मिल जाएगा r = a1 का मान है a के बराबर तो a का वर्ग प्लस a2 का मान है 2a के बराबर तो 2a का वर्ग प्लस 2 × a1 का मान a, a2 का मान 2a × cos पाई/3। तो cos पाई/3 या 60 अंश का मान कितना होता है 1/2 के बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं r = √a² प्लस इसका हो जाएगा 4a का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2 × 2 4a² और यहाँ पर इसका मान होगा 1/2 के बराबर। तो यहाँ से हमको मिल जाता है r = a² प्लस 4a² प्लस ये हो जाएगा 2 × 2 से डिवाइड हो जाएगा 2a², ये हो जाएगा 7a का स्क्वायर। तो यहाँ से हमको मिलेगा परिणामी आयाम r = √7, ये बाहर आ जाएगा a के बराबर। ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन में परिणामी तरंग का जो आयाम है वो मिलेगा हमको √7 × a के बराबर। ठीक है, थैंक्स।